Hello everyone, this is Bhim Sagwan. I'm a third year medical student. So today we will study about our first chapter, the living world. पहले चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है लिविंग वर्ड. व्हाट इज़ लिविंग? लिविंग वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि क्या क्या उसकी करैक्टर्स है लिविंग के. लिविंग्स एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी के अंदर 5 करैक्टर्स दे रखे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के. पहला है हमारा ग्रोथ, दूसरा है रिप्रोडक्शन, तीसरा मेटाबॉलिज्म, चौथा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और पांचवा है कॉन्शियसनेस. रिप्रोडक्शन और ग्रोथ की बात करें तो ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग के, क्योंकि इनके अंदर एक्सेप्शन पाई जाती है. ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों के अंदर मिलती है, इसलिए ये डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है. डिफाइनिंग करैक्टर्स, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ और डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है. लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या क्या करैक्टर होंगे तो पांचों आएंगे ये. अगर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और डिफाइनिंग फीचर पूछा जाए तो जिसमें सिर्फ मेटाबॉलिज्म, सेलुलर और कॉन्शियसनेस, सिर्फ तीनों ये आएंगे, क्योंकि इनके अंदर, इन तीनों के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए इनको डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है. डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किसे कहा जाता है? जिसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं होती. ये तीनों सिर्फ लिविंग के अंदर मिलती है, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस. अब बात आती है इसको याद करने की. एक निमोनिक है, रैपिड ग्रोथ में सेल की अलर्टनेस चली जाती है. रैपिड, आर फॉर रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, एम ई फॉर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. अलर्टनेस का मतलब होता है कॉन्शियसनेस. अगर आप कॉन्शियसनेस भी बोल सकते हो, अलर्टनेस भी बोल सकते हो, तो ये निमोनिक हमारा याद करने का. रैपिड ग्रोथ में सेल की अलर्टनेस चली जाती है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रोथ के बारे में. ग्रोथ किसको बोलते हैं? ग्रोथ इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर, उसको ग्रोथ बोलेंगे. मास भी बढ़े और जिसका नंबर भी बढ़े, ठीक है. ज़रूरी नहीं है कि दोनों का ही बढ़ना ज़रूरी हो, इनमें से कुछ भी बढ़े उसको ग्रोथ बोलेंगे. इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर. ग्रोथ 4 टाइप की होती है: इंट्रेंसिक ग्रोथ, एक्सटेंसिक ग्रोथ और इनडेटरमाइंड. इंट्रेंसिक ग्रोथ के अंदर क्या होता है कि ग्रोथ जो बॉडी के इनसाइड हो उसे इंसेंट्रिक ग्रोथ बोलेंगे. जो ग्रोथ आउटसाइड, बॉडी के आउटसाइड जो ग्रोथ होती है उसे एक्सटेंसिक ग्रोथ बोलेंगे. जैसे कि माउंटेन्स के ऊपर जो स्टफ़ है वो इकट्ठा होता रहता है, धूल मिट्टी वगैरह इकट्ठी होती रहती है, तो ग्रोथ तो उसकी भी हो रही है. इसीलिए ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ के अंदर नहीं लेते, ये एक्सेप्शन है, इसलिए ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ के अंदर नहीं लेते. इनडेटरमिनेंट अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ स्पेन. अनलिमिटेड ग्रोथ होती रहती है प्लांट के अंदर थ्रू आउट लाइफ. डेटरमिनेंट क्या होती है? जो लिमिटेड ग्रोथ हो, जैसे कि एक सर्टेन एज के अंदर हो. ये ग्रोथ किसके अंदर पाई जाती है? एनिमल्स के अंदर पाई जाती है. फिर जो रीज़न है हमारा, ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है लिविंग की, क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के अंदर मिलती है. बिकॉज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग एग्जिबिट ग्रोथ, सो इट कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़, इसलिए इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं बोलेंगे आप. बट इंट्रेंसिक ग्रोथ कैन बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. जो इंट्रेंसिक ग्रोथ है ना, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों लेंगे? क्योंकि ये सिर्फ ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही मिलती है, नॉन लिविंग के अंदर नहीं मिलती, इसलिए इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानेंगे. नेक्स्ट जो हमारा करेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो है रिप्रोडक्शन. व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल और प्रोजनी. इसकी रिप्रोडक्शन किसे कहेंगे? जहाँ न्यू इंडिविजुअल और प्रोजनी का प्रोडक्शन हो उसे रिप्रोडक्शन बोलेंगे. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों के अंदर मिलती है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया के अंदर हम रिप्रोडक्शन और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को साइनोनियम्स बोलेंगे. साइनोनियम्स, और क्योंकि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर के अंदर क्या होता है, यूनिसेलुलर के अंदर जब वो डिवाइड करते हैं तो हमने ग्रोथ की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अंदर था कि ग्रोथ इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन मास. और रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इंक्रीज इन नंबर. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, लाइक बैक्टीरिया के अंदर, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम है. हम उसे रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं और ग्रोथ भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में यूनिसेलुलर बैक्टीरिया के अंदर क्या हो रहा है? नंबर इंक्रीज हो रहा है. और हमने यहाँ क्या डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? इंक्रीज इन न्यू इंडिविजुअल और प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल. रिप्रोडक्शन नॉट फाउंड इन नॉन लिविंग. रिप्रोडक्शन है वो नॉन लिविंग के अंदर तो नहीं मिलता, ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही मिलता है.
लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं मानते? क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन होती नहीं है, जैसे म्यूल्स, स्टेराइल मेल कपल एंड वर्कर भी, इनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होती। अगर इसे डिफाइनिंग फीचर मान ले हम रिप्रोडक्शन को लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो इसका मतलब तो फिर ये लिविंग है ही नहीं, क्योंकि इनके अंदर रिप्रोडक्शन होती नहीं। इसीलिए हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं मानते किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सो द रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन प्लांट एंड एनिमल। एनसीईआरटी के अंदर एक वर्ड मेंशन किया हुआ है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव क्या होता है? जहाँ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ नॉट अकर टुगेदर, जहाँ रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक साथ नहीं होती है, उसे एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। और ये किस किस के अंदर होती है एक्सक्लूसिव इवेंट? प्लांट और एनिमल के अंदर। प्लांट और एनिमल के अंदर एक ही टाइम पे या तो ग्रोथ होगी या रिप्रोडक्शन होगी, दोनों एक साथ नहीं होगी, इसलिए इसे एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। बट रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर इंक्लूसिव इवेंट इन बैक्टीरिया। अभी हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ बैक्टीरिया के अंदर क्या है, सिनोनिम सेम है, वो तो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक साथ होती है, तो इसलिए इंक्लूसिव इवेंट बोलेंगे हम इसे। बैक्टीरिया के अंदर इंक्लूसिव इवेंट बोलेंगे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ जाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर हो रही है उन सबको मिला दें तो उसे मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। मेटाबॉलिज्म सम ऑफ टोटल ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी। जो मेटाबॉलिज्म है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलता है और नॉन लिविंग के अंदर नहीं मिलता है, इसलिए हम इसे डिफाइनिंग फीचर मानते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानते हैं इसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ऑल ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। हर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, उसके अंदर क्या होगी? मेटाबॉलिज्म होगी। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो मेटाबॉलिज्म। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता, इसीलिए इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसीलिए हमने इसे डिफाइनिंग फीचर मान लिया किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो आउटसाइड द बॉडी, जैसे हमने टेस्ट ट्यूब में कोई केमिकल डाला उनके अंदर रिएक्शन हुई, वो ना ही तो लिविंग है और नो ही नॉन लिविंग है। बट मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉन लिविंग थिंग्स। जो रिएक्शन इन विट्रो जैसे टेस्ट ट्यूब में हम करवा रहे हैं वो ना ही तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, बट जो रिएक्शन हो रही है हमारी बॉडी के अंदर वो उससे रिजेंबल करती है, इसलिए श्योरली लिविंग रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ जाता है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसलिए हम इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और डिफाइनिंग फीचर मानते हैं अब तक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है वो कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होती है? कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस इन्वायरमेंट से जो हमें मिलती है उसे सेंस करके उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना, उसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्शियसनेस। जैसे कोई चीज़ गर्म है और हम उसे टच करते हैं तो एकदम से अपना हाथ पीछे खींच लेंगे, हम उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं क्योंकि हमने उसको सेंस किया है। सेंस करने के बाद हमने हाथ अपना पीछे खींचा है। तो कॉन्शियसनेस इज एबिलिटी टू सेंस द इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्स ऑफ दीज इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई कॉल्ड कॉन्शियसनेस। मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है ये ऑल ऑर्गेनिज्म का। ऑल ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स टू कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स, सभी ऑर्गेनिज्म हैव कॉन्शियसनेस। सभी ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस शो करते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स हो। बट सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होती है। क्यों प्रेजेंट होती है? क्योंकि हमारे अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो वेल डेवलप है। नर्वस सिस्टम के वेल डेवलप होने के कारण हमारे अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस है। सेल्फ और कॉन्शियसनेस क्या है? हम जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस मिलती है उसके अगेंस्ट बहुत इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ कॉन्शियसनेस, और जो कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होती है। एक कोमा पेशेंट है उसके अंदर भी कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है, इसलिए हम उसे लिविंग बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर कि कोमा पेशेंट तो रिस्पॉन्ड नहीं करता। कोमा पेशेंट वैसे रिस्पॉन्ड नहीं करता, लेकिन जो हम उसे दवाइयाँ दे रहे हैं उनको तो रिस्पॉन्ड कर रहा है वो, तभी तो वो
अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकता है। काफ़ी केसेस है जो कोमा से निकल के अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं। वो दवाई जो मेडिसिन हम दे रहे हैं उनको रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसीलिए तो वो वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आया है। तो कोमा पेशेंट हैव कॉन्शियसनेस, तो उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है कि कोमा पेशेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं है। कोमा पेशेंट के अंदर कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट कोमा पेशेंट के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती। तो क्यों नहीं होती सेल्फ कॉन्शियसनेस? क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन है उसका ऑर्गन और बॉडी पार्ट्स का वो लॉस्ट हो चुका है, इसलिए उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती, बट कॉन्शियसनेस उसके अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे अब पूछोगे सर प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? प्लांट, आपने सनफ्लावर देखा होगा, जैसे ही सनराइज होता है तो प्लांट सनफ्लावर अपने आप को टुवार्ड सनलाइट टिल्ट कर लेता है, रोटेट कर लेता है अपने फ्लावर को। वो क्या है, रिस्पॉन्स ही कर रहा है, मिली थी हमें सनलाइट के रूप में, वो रिस्पॉन्ड ही तो कर रहा है उसके अगेंस्ट में। तो प्लांट्स एनिमल दोनों के अंदर प्लांट्स एंड एनिमल दोनों के अंदर कॉन्शियसनेस होती है, बट ह्यूमंस के अंदर ही सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है। फोटो पीरियड्स इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ एनिमल एंड प्लांट। फोटो पीरियड है वो इफेक्ट करता है सीजनल ब्रीडर्स, जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं उनके रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करता है। इसके बाद है डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नंबर ऑफ स्पीसीज़, जो अभी तक हमें पता है नंबर ऑफ स्पीसीज़ वो कितनी हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन है। एग्जामिनर क्या करेगा, मिलियन की जगह बिलियन लिख देगा, लेकिन हमें ध्यान रखना है मिलियन है, 1.7 to 1.8 मिलियन। बायोडाइवर्सिटी किसे बोलेंगे? द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। कितने और कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, उसे हम बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। न्यू स्पीसीज आर कंटिन्यूसली आइडेंटिफाइड इन सम नॉन एंड ओल्ड हैबिटेट, नॉन बट ओल्ड हैबिटेट, सम अननोन बट न्यू हैबिटेट। जो न्यू स्पीसीज़ है वो कंटिन्यूसली डिस्कवर हो रही है, आइडेंटिफाई हो रही है। कुछ तो नॉन हैबिटेट है जो कि ओल्ड है, और कुछ अननोन हैबिटेट है जो कि न्यू हैबिटेट है। जो मैक्सिमम न्यू स्पीसीज डिस्कवर हो रही है वो हमारी कहाँ से हो रही है, सी हैबिटेट से हो रही है। सी हैबिटेट्स के अंदर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ तक हम अभी पहुँच नहीं सके हैं। जैसे जैसे उन जगहों तक हमारी रीच हो रही है वैसे ही वैसे हमारे न्यू स्पीसीज़ की डिस्कवरी हो रही है। नेक्स्ट है हमारा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम जो क्लासीफाई करेंगे उसके क्या क्या तो प्रिंसिपल है और क्या क्या प्रोसीजर है, उन सब की स्टडी को क्या बोलेंगे हम, टैक्सोनॉमी बोलेंगे। टैक्सोनॉमी के अंदर हम 4 बेसिक्स को इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफिकेशन, दूसरा नोमेनक्लेचर, तीसरा क्लासिफिकेशन, चौथा है कैरेक्टराइजेशन। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। जब हमें कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलता है तो हम उसे कंपेयर करते हैं किसके साथ, जो ऑलरेडी नॉन ऑर्गेनिज्म है उसके साथ कंपेयर करते हैं कि ये किससे रिजेंबल करता है। फिर उसको एक पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, नोमेनक्लेचर। उस जो नया नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है अभी, उस ऑर्गेनिज्म को हम इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग, जो इंटरनेशनली साइंटिफिक रूल्स है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो कुछ साइंटिफिक रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, मतलब नामकरण करते हैं। उसके बाद उस ऑर्गेनिज्म को एक कन्वीनियंट नोमेनक्लेचर करने के बाद उस ऑर्गेनिज्म को हम एक उसके इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम उसे एक कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं। एनी ऑर्गेनिज्म इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। जो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स है उनके बेसिस पे हम उसको एक कन्वीनियंट कैटेगरीज के अंदर, एक ग्रुप के अंदर डाल देंगे। आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन के बाद उसके कैरेक्टर के बेसिस पे, इंटरनल कैरेक्टर्स
जो उसके स्पेसिफिक करेक्टर्स हैं उसकी बेसिस पे हम उसे सब ग्रुप्स के अंदर डाल देंगे, उसको बोलेंगे करेक्टराइजेशन। तो टैक्सोनॉमी के अंदर 4 चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं, 4 बेसिक्स है टैक्सोनॉमी के। जो पहला है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है नोमेनक्लेचर, तीसरा है क्लासिफिकेशन और चौथा है करेक्टराइजेशन। टैक्सोनॉमी का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। जो भी अननोन ऑर्गेनिज्म है उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, टैक्सोनॉमी के हिसाब से करेंगे, टैक्सोनॉमी की हेल्प से करेंगे। टैक्सोनॉमी के 4 बेसिक्स है, इसको याद कैसे रखेंगे। जब मान लीजिए हम किसी स्कूल के अंदर जा रहे हैं, सबसे पहले हमें आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी, उसके बाद ही हमें एंट्री मिलेगी। आइडेंटिटी दिखाने के बाद उस गार्ड को क्या है, हमारा नाम पता चलेगा। नाम पता चलने के बाद हमें वो क्लास में एंटर करने देगा, क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद है करेक्टराइजेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। हम किसी भी प्लांट या एनिमल का नोमेनक्लेचर करेंगे तो कुछ साइंटिफिक रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम उनका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। जैसे कि जो प्लांट का नोमेनक्लेचर करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, ICBN के अकॉर्डिंग करेंगे। ICBN की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इसके अकॉर्डिंग ही हम किसी प्लांट को नेम देंगे। एनिमल का नोमेनक्लेचर करेंगे किसके अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जो ये ICBN और ICZN है, ये एक बुक का नाम है, ठीक है, बुक का नाम है। इसके अंदर वो साइंटिफिक रूल्स लिखे हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग हम प्लांट और एनिमल्स का नोमेनक्लेचर करेंगे। जो रूल्स है ICBN के अंदर उनको हम पढ़ते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से ईच नेम के 2 कंपोनेंट होने चाहिए। पहला होगा जेनरिक नेम, दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक नेम जैसे एग्जांपल ले लिया हमने मैंगीफेरा इंडिका, उसके अंदर जो पहला वर्ड है वो जीनस होना चाहिए, जेनरिक नेम होना चाहिए, और जो दूसरा वर्ड है वो होना चाहिए स्पेसिफिक एपिथेट जैसे स्पीसीज़, ठीक है। पहला रूल तो ये था कि कोई भी नेम देंगे उसके 2 कंपोनेंट होने चाहिए, पहला जेनरिक नेम होना चाहिए, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होना चाहिए, ठीक है। जेनरिक नेम किसको रिप्रेजेंट करेगा, जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। स्पेसिफिक एपिथेट किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा जो रूल है ICBN का, उसमें ये बोला है कि जो जेनरिक नेम होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसका जो लेटर होगा वो स्मॉल होगा, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं हम, S फॉर स्पेसिफिक, S फॉर स्मॉल। जो स्पेसिफिक एपिथेट होगा उसका स्मॉल लेटर होगा, S फॉर स्पेसिफिक, S फॉर स्मॉल। इससे भी हम याद रख सकते हैं। और जेनरिक का नेम का जो पहला लेटर हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल। उसके बाद जो थर्ड रूल है ICBN का, उसने इसके बाद जो थर्ड रूल है ICBN का उसमें बोला है कि जो भी बायोलॉजिकल नेम होगा वो जनरली किस में होगा, लैटिन में, लैटिन लैंग्वेज में, और लिखा किस में जाएगा, इटैलिक्स में, ठीक है। जो नेक्स्ट रूल है ICBN का उसमें क्या लिखा हुआ है कि जब भी हम किसी बायोलॉजिकल नेम को हाथ से लिखेंगे, हैंड रिटन हाथ से लिखेंगे, तो स्पेसिफिक एपिथेट को और जेनरिक नेम को और स्पेसिफिक एपिथेट को हम सेपरेटली अंडरलाइन कर देंगे। और अगर वो प्रिंटेड है तो किस में लिखा जाएगा, इटैलिक्स में। इटैलिक्स में लिखे होने का क्या इंडिकेट करता है कि उसका लैटिन ओरिजिन है।